हेलो फ्रेंड्स, परीक्षा की रैंक में आपका स्वागत है। और हम लोग कर रहे हैं यहाँ पे एसएससी सीजीएल 2023 टीयर फर्स्ट मैथ पीवाईक्यू क्वेश्चन की सीरीज। फ्रेंड्स, आज की क्लास हमारी 8 11 है। इससे पहले मैंने क्लास आपको 10 करा दी है। अगर किसी ने क्लास नहीं देखी है तो मैंने इन सारी क्लासों को एक प्ले लिस्ट में डाल दिया है, तो आप जाके देख लें। फ्रेंड्स, आज हम करेंगे 18 जुलाई 2023 की थर्ड शिफ्ट के मैथ के क्वेश्चन, जो कि आपके सीजीएल, सीपीओ, सीएचएसएल और जीडी के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैंगे। तो आइए क्लास स्टार्ट करते हैं। मेरे भाई, क्लास शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर लें। तो आइए स्टार्ट करते हैं क्लास अपनी। क्वेश्चन नंबर 1 हैगा, त्रिभुज पी क्यू आर एक वृत्त में उत्कृत एक समबाहु त्रिभुज है। एस चाप क्यू आर पर कोई बिंदु है, तो एंगल पी एस क्यू का माप ज्ञात कीजिए। तो देखना मेरे भाई, इस क्वेश्चन को करने से पहले सबसे पहले बनाऊंगा क्या, मैं एक वृत्त बनाऊंगा। ठीक है, देखना ये बना दिया मैंने आपका एक वृत्त इस तरीके से। ठीक है, इसके अंदर एक समबाहु त्रिभुज है। तो देखना मैं बना देता हूँ समबाहु त्रिभुज। एक मिनट रुकना, ये बना दिया मैंने इसके अंदर एक समबाहु त्रिभुज, जो मैं दे रखा है क्या हैगा, पी क्यू आर। तो यहां लिख दूंगा मैं एंगल पी। ठीक है, एक मिनट पेन ले लूँ जरा। यहाँ पे आ जाएगा आपका P, ये Q हो जाएगा, ये हो जाएगा R। बोला गया एस एक चाप है। ठीक है, क्यू आर पर कोई बिंदु है, तो एस चाप क्यू आर कोई बिंदु, जो एस जो है वो चाप है और क्यू आर पर कोई बिंदु है। तो इस तरीके से ये एस यहाँ जाएगा, क्यू आर पे कोई बिंदु है, ये इस तरीके। ठीक है, ये बन जाएगा आपका। फिर हमसे बोला गया है कि हमें त्रिभुज पी एस क्यू का माप निकालना, पी एस क्यू का। तो मैं इसको इस तरह से मिला दूंगा यहाँ से ऐसे। ठीक है, हमें निकालना पी एस क्यू। पी एस क्यू हमें ये वाला एंगल निकालना है, ये वाला। ठीक है, याद रखना। और हमसे बोला गया ये एक समबाहु त्रिभुज है। जब समबाहु त्रिभुज है ये, तो मेरे भाई इसका प्रत्येक एंगल क्या होगा आपका, 60 डिग्री का होगा। ये भी 60 का होगा, ये भी 60 का होगा और ये पूरा 60 का होगा। ठीक है, तो हमसे ये वाला एंगल पूछा है कि एंगल पी एस क्यूब क्या होगा। तो देखना मेरे भाई, अगर मैं इसमें एक चीज़ देखूं, अगर मैं इस वाली लाइन को बेस ले लूँ मेरे भाई, ठीक है, तो इस वाली लाइन से देखो दो ट्रायंगल बनना है इसमें। एक तो ये बनने आएगा, ठीक है, और एक बनने है आपका ये वाला। एक मिनट रुकना, ये वाला बनना है इस पे, इसी पे। ठीक है, इसी बेस पे। तो मेरे भाई, कभी भी एक लाइन पे दो एंगल बनते हैं, इस वाली लाइन से दो एंगल बनने हैं। ठीक है, तो अगर ये 60 डिग्री है तो ये वाला भी एंगल क्या होगा, 60 डिग्री का होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा 60 डिग्री, जो कि आपका ऑप्शन नंबर 1 हैगा। ठीक है, अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 है, 1500 मीटर की एक रेस में एक्स वाई को 100 मीटर से और जेड को 240 मीटर से हराता है, तो उसी रेस में वाई जेड को कितनी दूरी से हराएगा। तो देखना मेरे भाई, इसमें कहा गया है कि जो रेस जो है, टोटल जो डिस्टेंस हैगा रेस का, वो दे रखा है 1500 मीटर। ठीक है, इस रेस में जो एक्स जो है वो बाई को 100 मीटर से हराता है। तो भैया बाई कितने डिस्टेंस पे होगा, तो मैं 1500 में से अगर माइनस कर दूंगा ये 100, तो ये आ जाएगा मेरे भाई 1400 मीटर पे। कहने का मतलब ये है कि इस पॉइंट पे अगर 1500 मीटर पे आपका वाई एक्स हैगा, तो इससे 100 मीटर पीछे 1400 पे यहाँ पे क्या है, वाई है। ठीक है, फिर आगे बोला गया है कि यही एक्स जो है ये जेड को 240 मीटर से हराता है। तो जेड किस डिस्टेंस पे, तो जेड आपका हैगा 1500 में से माइनस कर दूंगा मैं 240, तो मेरे पे यहाँ से आएगा 1260 मीटर। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है, अगर एक्स यहाँ पे है तो आपका जेड क्या है, इससे 240 मीटर पीछे 1260 पे। ठीक है, ये 1500 पे, तो इस तरीके से। ठीक, तो देखना मेरे भाई, आपको यहाँ तक समझ में आ गया। तो आगे हमसे बोला गया है उसी रेस में वाई जेड को कितनी दूरी से हराएगा। जो वाई जो है वो जेड को, जेड का डिस्टेंस हैगा आपका 1260, कितनी दूरी से हराएगा। मैं गुणा कर दूंगा मैं आपकी किसकी, पूरे 1500 की। ठीक है, ये मैंने वाई लिख लिया है नीचे और जेड लिख लिया ऊपर। ठीक है, क्योंकि वाई जेड को हराएगा ना, तो जेड ऊपर आएगा, वाई आएगा नीचे। तो देखना मेरे भाई, इन दो जीरो से दो जीरो कट जाएंगे ये। अब मैं काट दूंगा 14 से, 14 कम 14, 14 निम्मा 126, ऊपर बन जाएगा 90। जब मैं 15 गुणा करूंगा 9 में, तो हो जाएगा 15 निम्मा 135 और 7 में जाएगा आपका जीरो, ये तो 1350 आ गया। ठीक है, डिस्टेंस। तो अब मैं इस 1500 में से आपका 1350 कर दूंगा माइनस, तो मेरे पास यहाँ से आएगा आपका 150 मीटर, जो कि मेरा ऑप्शन नंबर 1 हैगा।
ये हो जाएगा मेरा आंसर। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 है निम्नलिखित का मान ज्ञात करें। तो मेरे भाई इस क्वेश्चन को हमें सिंप्लीफाई करना है। तो देखना, सबसे पहले करूंगा मैं ये वाला ब्रैकेट सॉल्व, ये वाला, ठीक है। तो यहाँ से आ जाएगा 25, ये ऑफ लिखा है, यहाँ जाएगा मल्टीप्लाई 12, ये साइन डिवाइड का, तो मेरे भाई 30 आ जाएगा नीचे इस तरीके से। 5 से डिवाइड कर काट दूंगा इसके लिए, तो जाएगा 5 पचम 25, 5 छक्का 30 और 6 दूनी 12। यहाँ गुणा कर दूंगा, जाएगा 5 दूनी 10, तो ये आ जाएगा 10 माइनस। ऐसे ही मैं देखना मेरे भाई, ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई, और ये आपका हैगा 5 की पावर 3, ठीक है। 125 को लिख सकते हैं 5 की पावर 3, और जब मैं एक 5 की और मल्टीप्लाई करूंगा तो यहाँ बन जाएगा ये 5 की पावर 4 डिवाइड बाय 5 की पावर 4। जब मैं इससे इसे काट दूंगा तो बन जाएगा 1, तो मेरे भाई ये जाएगा 1 यहाँ से, प्लस 25 लिखा हुआ है यहाँ पे, तो ये बन गया इस तरीके से। तो 20 और 10 हो जाएगा 35, सॉरी 25 और 10 हो जाएगा 35, 35 में से एक जगह बचेगा 34। आगे लिखा हैगा डिवाइड 51, तो ये बन जाएगा आपका 51/34। इसे कर दूंगा 17 से डिवाइड, 17 2 34 और 17 3 51, तो मेरे पास आंसर आएगा 3/2, जो कि आपका ऑप्शन नंबर 3 हैगा। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 है, वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 888 में जोड़ने पर प्राप्त संख्या 35 से पूरी तरह विभाज्य होगी। तो मेरे भाई इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले सबसे पहले मैं 888 को 35 से करूंगा डिवाइड, तो ये जाएगा आपका 35 दूनी 70, जी 8 आ जाएगा, यहाँ बचेगा 1, ये आ जाएगा 8 नीचे, और 35 पंजे क्या होता है, 55 25, 5 3 15 16 17 175, तो ये बचेगा यहाँ से 3 और 1 13 बचा। तो अगर मैं इस 35 में से इस 13 को माइनस करूंगा तो क्या आएगा 2 1 12, सॉरी 2 आ जाएगा 22, तो मेरे पास आएगा 22, तो यही हो जाएगा मेरा आंसर, जो कि आपका ऑप्शन नंबर 1 हैगा। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5 है, एक टॉफी कंपनी 2 अलग अलग फ्लेवर एक्स और वाई की टॉफी तैयार करती है। 4 वर्ष की अवधि में 2 फ्लेवर का उत्पाद नीचे दिए गए बार ग्राफ में दर्शाया गया है, ये यहाँ पे दिखाया गया है, ठीक है मेरे भाई। हमसे बोला गया है भिन्न टॉफी फ्लेवर का उत्पाद 1000 पैक में, टॉफी इन 1000 पैक, 1000 पैक में टॉफी, ठीक है। तो देखना मेरे भाई, यहाँ से जो 1000 एक पैक में क्या है, 1000 टॉफी है। तो क्वेश्चन हमसे बोल रहे हैं यहाँ पे, देखना क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन में कहा गया है 2017 और 2018 में फ्लेवर एक्स के औसत उत्पादन और 2019 और 2020 में फ्लेवर वाई के औसत उत्पादन के बीच अंतर क्या है। तो देखना यहाँ पे, जो एक्स जो है उसमें 2017 में कितने हैं, 20 हैं। देखो मेरे भाई, यहाँ पे जो ब्लू वाला है वो एक्स है, जो ऑरेंज वाला है वो आपका क्या है, वाई है। तो 2017 में एक्स कितने हैं, 20 हैं, और 2018 में एक्स कितने हैं, 20 हैं। तो जब मैं जोड़ूंगा 40 हो जाएगा, इसका एवरेज निकालूंगा तो 2 से भाग करूंगा तो ये आएगा आपका 20, ठीक है। ऐसे ही वाई में कहा गया है 2019 में 32 हैं और 2020 वाले लेने हैं 20, तो यहाँ से एवरेज कितना आएगा, 52। 2 से भाग करूंगा, 2 दूनी 4, 2 6 12। तो पूछा गया इनका अंतर कितना है, तो देखो 26 में से 20 जाएगा, बचेगा 6, तो यहाँ 6 आया। हमसे बोला गया कि एक पैक में 1000 है, तो इसमें गुणा कर दूंगा मैं 1000 की, तो मेरे पास बन जाएगा यहाँ पे 6000। तो यही हो जाएगा मेरा आंसर, जो कि आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे 1 हैगा, ठीक है। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्नलिखित व्यंजन का मान ज्ञात करें। तो देखना मेरे भाई, ये हमें दे रखा हैगा एक ट्रिग्नोमेट्रिक दे रखी इक्वेशन, इसे हमें करना है सॉल्व। तो देखना यहाँ पे मैं जो थीटा है वहाँ रख दूंगा 90 डिग्री, क्योंकि जब मैं 90 डिग्री रखूंगा तो मुझे हो जाएगी थोड़ी आसानी, क्योंकि यहाँ साइन और कॉस हैगा। तो मेरे भाई देखना यहाँ पे, जब मैं साइन 90 डिग्री रखूंगा तो मेरे भाई साइन 90 होता है आपका 1, ठीक है। और 1 की पावर मैं कितनी भी करूँ मेरे पास 1 ही आएगा, प्लस ऐसे ही जो कॉस जो हैगा, कॉस आपका 90 डिग्री होता है 0, तो यहाँ रखूंगा 0, 0 कितनी पावर करूँ 0 ही आएगा, ठीक है। इस तरीके से यहाँ से ही मेरे पास आपका 1 आएगा साइन 90 और 0 आएगा यहाँ पे। इस तरीके से भी यहाँ पे साइन 90 आएगा मेरे पास यहाँ पे 1 मल्टीप्लाई कॉस 0, कॉस 90 आएगा 0, ठीक है। तो यहाँ से बन जाएगा 12 मल्टीप्लाई 0 और 1 1 ही रहेगा, यहाँ बन जाएगा 8 और 1 और 0 1 ही रहेगा, और ये हो जाएगी मल्टीप्लाई तो बन जाएगा 0, क्योंकि यहाँ मल्टीप्लाई होगी तो 0 बन जाएगा, ठीक है। तो ये बन जाएगा 12 बन जाएगा 12 प्लस 18 बन जाएगा 18 प्लस 0। जब मैं सबको प्लस करूँगा तो मेरे पास कितना आएगा 30, जो कि आपका ऑप्शन नंबर 4 आएगा, ये हो जाएगा मेरा आंसर। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7 है, यदि 120 मीटर कपड़े का मूल्य 9600 है तो उस कपड़े के 143 मीटर का मूल्य ज्ञात करें। तो देखना मेरे भाई,
96 100 को मैं भाग करूंगा 120 से, तो मेरे पास निकलेगा 1 मीटर कपड़े का रेट। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 0 0 कट जाएगा, 12 अट्ठे 96, 80 हो जाएगा। लेकिन बताना है हमें कितना, 147 मीटर का रेट। तो इधर गुणा कर दूंगा तो ये हो जाएगा 8 7 56, 5 8 चौक 32, 5 37, 8 एकम 8 और 3 11, और साथ में ये वाला जीरो हो जाएगा यहाँ पे। तो ये हो जाएगा आपका 11,760, जो कि ऑप्शन नंबर 2 हैगा। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8 है, एक कैनवास के 6 इकाई त्रिज्या और 8 इकाई ऊंचाई वाला एक शंक्वाकार तंबू बनाया जाता है। तो तंबू बनाने के लिए कितने कैनवास की आवश्यकता होगी 2 दशमलव स्थान तक पूर्णांकित। तो देखना मेरे भाई, हमें एक शंक्वाकार तंबू बनाना है इस तरीके से। तो हमसे पूछा है इसके लिए कितने कैनवास की आवश्यकता होगी। तो मेरे भाई इसका निकालना पड़ेगा क्या हमें, कर्व सरफेस एरिया। ठीक है, ये वाला कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है इसके, ये होता है आपके कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है पाई आर एल। तो देखना मेरे भाई, यहाँ पे हमें इसमें त्रिज्या दी है आपकी कितनी 6, और ऊंचाई दी है यहाँ पे 8। अगर मैं यहाँ पे लंबाई निकालूँ, जिसे हम बोलते हैं तिर्यक ऊंचाई, तो कैसे निकालूंगा, तिर्यक ऊंचाई का फॉर्मूला होता है रूट के अंदर आर का स्क्वायर प्लस एच का स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो जाएगा, आर मेरे पास है 6, 6 का स्क्वायर हो जाएगा 36, और एच है मेरे पास 8, 8 का स्क्वायर हो जाएगा 64। तो ये बन जाएगा रूट के अंदर 100, और 100 होता है मेरे भाई क्या, 10 का स्क्वायर। तो जब मैं रूट खोलूंगा 10 आ जाएगा, तो मेरे पास एल क्या आ गया, एल आ गया 10, जिससे बोलते हैं तिर्यक ऊंचाई। ठीक है, तो तिर्यक ऊंचाई हमारी आ गई है 10। तो यहाँ रखूंगा 22/7 गुणा, मेरे पास आर कितना है, आर दिया है हमें 6, गुणा ये आ गया 10। जब मैं गुणा कर दूंगा ऊपर तो जाएगा क्या, इन सबकी तो क्या आएगा मेरे पास, 6 दूनी 12, हासिल लगाई 6 कम 6 12 और 1 13, तो 1320 आ जाएगा, नीचे 7 आएगा। जब मैं 7 से भाग करूंगा जाएगा 7 एकम 7, यहाँ बचेगा मेरे पास 6, और 7 अट्ठे 56, फिर बचेगा यहाँ पे 6 7 अट्ठे 56। तो ये आपका आएगा 188 अप्रॉक्स में। ठीक है, जो कि ऑप्शन नंबर 3 में ये है 188। तो यही हो जाएगा मेरा आंसर। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9 है, एक घड़ी को 2,000 रुपए में बेचने पर एक दुकानदार को 20% की हानि होती है। इसे 3,000 रुपए में बेचने पर उसे कितना लाभ या हानि होगी। तो देखना मेरे भाई, हमें जब वस्तु का सेलिंग प्राइस दे रखा है यहाँ पे 2,000, ठीक है, और हमें यहाँ पे क्या हो रही है 20% की हानि हो रही है, लॉस परसेंट कितना है 20%। तो अगर मैं यहाँ से सेलिंग प्राइस का परसेंटेज बनाना चाहूँ तो कैसे बनाऊंगा, तो ये 100 में से कर दूंगा मैं आपको -20%, तो ये आ जाएगा आपका 80%। ये आ गया आपका सेलिंग प्राइस। ठीक है, आप डायरेक्ट भी माइनस कर सकते हैं, तो मैंने थोड़ा समझा दिया आपके लिए यहाँ पे। तो मेरे भाई ये 80% जो सेलिंग प्राइस का परसेंटेज है, ये बराबर हो जाएगा आपका सेलिंग प्राइस के 2,000। तो यहाँ से निकाल लूंगा मैं 1% की वैल्यू 2,000/80, और अगर मुझे सीपी निकालना है तो मैं निकालूंगा पूरी 100% की वैल्यू। तो 100 की हो जाएगी यहाँ मल्टीप्लाई, और 100 की हो जाएगी यहाँ मल्टीप्लाई। तो ये बन जाएगा आपका 0 से 0 कट जाएगा, 8 1 जा 8, 8 2 16, और 8 5 जा 40। तो 2500 आ जाएगा क्या इसका कॉस्ट प्राइस। ठीक है, तो हमें क्या निकालना है इसमें, कि जब मैं इसे 3,000 रुपये में बेचता हूँ, 2500 रुपये की चीज़ है, और अगर मैं इसे 3,000 में बेचता हूँ तो क्या होगा मेरे भाई, 500 का प्रॉफिट होगा। हमें बताना है ये परसेंट में, तो परसेंट में कैसे निकालूंगा, 500 लिखूंगा ऊपर, सीपी लिखूंगा 2500 नीचे, और गुणा कर दूंगा 100 से। इन दो जीरो से कट जाएंगे, 2 0, 25 से काटूंगा जाएगा 25 दूनी 50, तो यहाँ से बन जाएगा मेरा 20% लाभ, प्रॉफिट। ठीक है, जो कि आपका ऑप्शन नंबर 4 आएगा। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 10 है, एक निर्वाचन क्षेत्र में निर्वाचन नामावली में शामिल कुल लोगों में से 85% ने चुनाव के दौरान अपने मत डाले गए मतों में से 10% अवैध घोषित कर दिए गए। यदि मतदाता सूची में 3 लाख लोग शामिल थे और धर्म ने 1,37,700 वैध मत प्राप्त किए, तो धर्म को वैध मतों की कुल संख्या के कितने प्रतिशत मत प्राप्त हुए। तो देखना मेरे भाई, सबसे पहले निकालूंगा मैं वैध मत। ठीक, तो टोटल वोट दे रखे हैं कितने हैं, 3 लाख। ठीक है, कहा गया इसके 85% ने चुनाव के दौरान अपने मत डाले, तो इसमें से 85% ने अपने मत डाले हैंगे। फिर बोला गया 10% अवैध घोषित कर दिए गए, तो 10% अवैध होगा तो कितने बचे, 90% बचे वैध। ठीक है, तो देखना मेरे भाई, यहाँ से काट दूंगा मैं 0 0, 1 0 से कट जाएगा वाला, ये कट जाएगा इसके इससे, ये जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो बन जाएगा मेरे पास क्या, यहाँ पे आपका बनेगा, मल्टीप्लाई करना आप, ठीक है, अपने आप
तो आ जाएगा आपका यहाँ पे 2295,000, ठीक है। मल्टीप्लाई आप अपने आप कर लेना। तो ये आ गया क्या उसके टोटल बैद मत। तो टोटल बैद मत में से उसे मिले हैं 1,37,700, 1,37,700। तो मेरे भाई ये कितना परसेंट है इसका, तो इसे लिख दूंगा नीचे आपका, ठीक है, गुणा कर दूंगा 100 से, तो ये जाएगा आपका 1212। अगर आपको टेबल आता है 22,950 का, जो किसी को नहीं आता होगा, तो अगर मैं इसमें मल्टीप्लाई करता हूँ आपकी 6 की, तो मेरे पास आएगा यहाँ पे आपका 1,37,000, सॉरी 13,770 आएगा। तो ये पूरा कट जाएगा यहाँ से। अब मेरे पास बचेगा ऊपर 60, ठीक है। तो ये जाएगा आपका 60%, जो कि आपका ऑप्शन नंबर 4 रहेगा, ठीक है। यही हो जाएगा मेरा आंसर। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखना मेरे भाई, यहाँ तक मैंने आपको 10 क्वेश्चन करा दिए हैं, और अगर आपको क्लास पसंद आ रही हो तो क्लास को लाइक कर देना, और मेरे भाई एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। आपको यहाँ जो जब मैं क्वेश्चन कराता हूँ तो आपको फील होता होगा कि एग्जाम में कैसे क्वेश्चन करने हैं, तो आपको लगता होगा कि हाँ हम भी सीए का एग्जाम निकाल सकते हैं, क्योंकि कोई भी क्वेश्चन टफ नहीं होता मेरे भाई। अगर आपको आता हैगा तो वो ईजी है, अगर आपको नहीं आता है तो आपको टफ ही लगेगा। तो आपको सारे ही क्वेश्चन करने हैं, 2023 के, 22 के भी करने होंगे, 21 के भी करने हैं, तभी आपका एग्जाम क्लियर होगा, आपका बेस बढ़िया होगा, आप वहाँ पे जाकर के इसको अच्छा करेंगे, क्योंकि आपको कॉन्फिडेंट में होंगे कि भैया हमने 2022-23 के सारे क्वेश्चन कर लिए हैं, तो हमें थोड़ा अच्छा फील होगा वहाँ जाके एग्जाम में। तो आइए स्टार्ट करते हैं अब क्वेश्चन नंबर 11 से। क्वेश्चन नंबर 11 है, एक ट्रेन 70 किलोमीटर घंटे की चाल से चल रही है और समान दिशा में 34 किलोमीटर घंटे की चाल से चल रही दूसरी ट्रेन को 35 सेकंड में पार कर लेती है। दोनों ट्रेनों की संयुक्त लंबाई ज्ञात करें। तो देखना मेरे भाई, ये एक ट्रेन चल रही है, इसकी स्पीड है 70 किलोमीटर घंटा, दूसरी ट्रेन चल रही है उसी दिशा में, ठीक है, जिसकी स्पीड है 34 किलोमीटर घंटा। तो मेरे भाई ये वाली जो ट्रेन है, ये इस वाली ट्रेन को 25 सेकंड में पार कर देती है, ठीक है। तो हमसे पूछा गया दोनों ट्रेनों की संयुक्त लंबाई क्या होगी, मतलब दोनों ट्रेनों की एक साथ लंबाई क्या होगी। तो मेरे भाई हमें निकालना है एक तरीके से डिस्टेंस, ठीक है। तो यहाँ से जो फॉर्मूला होता है टाइम मल्टीप्लाई स्पीड। तो मेरे भाई मैंने आपको बताया है कि कभी भी कोई भी ट्रेन दोनों सेम डायरेक्शन में जा रही होंगी तो उनकी स्पीड जो होगी माइनस करेंगे। तो 70 में से जब 34 जाएगा तो मेरे पास यहाँ कितना आएगा, मेरे पास यहाँ 36 किलोमीटर घंटा आएगा, ठीक है। तो देखा टाइम हमें दिया है 25 सेकेंड, और स्पीड दी है किलोमीटर घंटे में, तो हमें इसकी क्या करनी, लंबाई निकालनी मीटर में। तो इसे चेंज कर लूंगा मैं मीटर सेकंड में, तो 36 में गुणा कर दूंगा मैं 5/18 की, तो ये हो जाएगा आपका मीटर सेकंड में स्पीड। 18 दूनी 36, 25 दूनी हो जाएगा 50, 50 पंजे हो जाएगा 250। तो मेरे पास आंसर आ जाएगा आपका 250 मीटर, जो कि मेरा ऑप्शन नंबर 3 हैगा। यही हो जाएगा मेरा आंसर। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 12 है, किन्हीं दो प्राकृतिक संख्याओं के अंतर का वर्ग 324 है, जबकि दी गई दोनों संख्याओं का गुणनफल 144 है। यदि दी गई तीनों संख्याओं के वर्गों का धनात्मक अंतर ज्ञात कीजिए। हमसे बोला गया दो प्राकृतिक संख्या मैंने मान ली, एक x एक मान ली y, तो इन दोनों के अंतर का वर्ग हमें दे रखा है 324, ठीक है, और इन्हीं संख्याओं का हमें गुणनफल दे रखा है 144। तो देखना मेरे भाई, हमें निकालना क्या, हमें निकालना है संख्याओं के वर्गों का धनात्मक अंतर, मतलब एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर निकालना क्या होगा, ठीक है। तो देखना मेरे भाई, ऐसा कौन सा टेबल है इसके टेबल में 144 आता है। तो मेरे भाई ऐसे तो बहुत से टेबल है, हमें बनाना पड़ेगा। तो अगर मैं यहाँ करता हूँ, आपका 24 छिंग होगा आपका 144, ठीक है। देखिए 24 छिंग होता है 144, और जब मैं 24 में से 6 घटाऊंगा तो मेरे पास आएगा 18। तो 18 का जब मैं स्क्वायर करूंगा तो ये बनेगा आपका 324। तो देखना मेरे भाई, ये वाली इक्वेशन आपकी सेटिस्फाइड है। तो इसका मतलब क्या हुआ, एक्स मेरे पास 24 है और वाई क्या है 6 है। तो यहाँ पे देखना मेरे भाई, हमें निकालना एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। इसको मैं लिख सकता हूँ एक्स प्लस वाई और एक्स माइनस वाई, ठीक है, क्योंकि फॉर्मूला होता है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का, एक्स प्लस वाई एक्स माइनस वाई। तो देखना मेरे भाई, अगर मैं 24 में 6 प्लस करता हूँ तो आएगा मेरे पास 30 यहाँ पे, और यही मैं 24 में से 6 घटा दूंगा तो आएगा मेरे पास 18, और जब मैं गुणा करूँगा तो जाएगा 18 3 54, ये बन जाएगा आपका 540, जो कि मेरा ऑप्शन नंबर 3 हैगा। यही हो जाएगा आंसर। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 13 है, डी और ई त्रिभुज एबीसी की भुजाओं AB और AC पर बिंदु इस प्रकार हैं कि DE BC के समांतर है, और AD रेशियो BD हमें दे रखा है 7:9 है। यदि CD और BE एक दूसरे को F पर प्रतिच्छेद करते हैं
तो त्रिभुज डी ई एफ और त्रिभुज सी बी एफ के क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो देखना मेरे भाई, सबसे पहले बनाऊंगा इसमें त्रिभुज में, ठीक है। तो देखना मेरे भाई, मैं बना दूं यहाँ पे त्रिभुज, ये बना दिया मैंने आपको आपका त्रिभुज, जिससे आपको समझने में आसानी हो जाए इस तरीके से। ये त्रिभुज है आपका ए बी और सी। हमसे बोला भुजा ए बी पर एक बिंदु है डी, ये भुजा ए बी जो है यहाँ से लेके यहाँ तक, इस पे एक बिंदु है डी, और ऐसे भुजा ए सी पर एक बिंदु है ई इस साइड, ठीक है। और हमसे बोला गया है डी ई और बी सी के समांतर, जो डी ई जो है, ये डी ई जो है ये बी सी के समांतर है, ठीक है। और बोला गया ए डी 7 है, जो ए डी है वो 7 है रेशियो में, और जो आपका डी बी है वो है 9, डी बी है 9, ठीक है। हमसे बोला गया है सी डी और बी ई एक दूसरे को एफ पर काटते हैं, इस तरीके से। देखना मेरे भाई, एक मिनट रुकना, ये सी डी और बी ई एक दूसरे को कहाँ काट रहे हैं, ये काट रहे हैं आपका, एक मिनट रुकना, पेन चेंज कर लूं, इस साइड काट रहे हैं इधर पे, ठीक है। कहाँ काटते हैं, एफ पर काटते हैं, ये प्रतिशत करते हैं, ठीक है। तो पूछा गया त्रिभुज डी ई एफ, त्रिभुज डी ई एफ इसका क्षेत्रफल, और पूछा गया है त्रिभुज सी बी एफ, सी बी एफ इसका क्षेत्रफल क्या होगा। तो देखना मेरे भाई, ये आपका जो इसका क्षेत्रफल होगा ये होगा आपका 7 का स्क्वायर, ठीक है। और इस पूरे को प्लस कर दूंगा तो हो जाएगा 9 और 7 16। तो इस वाले त्रिभुज का आपका एरिया होगा 16 का स्क्वायर। तो देखना मेरे भाई, 7 का स्क्वायर करूंगा आएगा 49, और जब मैं करूंगा यहाँ पे आपके 16 का स्क्वायर तो आएगा आपका 256। तो यही हो जाएगा मेरा आंसर, जो कि आपका ऑप्शन नंबर 4 है मेरे भाई। आपको याद करना है कि ये प्रॉपर्टी कैसी होती है, कभी भी ये वाले त्रिभुज पूछे जाते हैं तो साइड जो होगी ये वाली ए डी इसका स्क्वायर कर देंगे, और जो ये वाला त्रिभुज पूछा जाएगा मेरे भाई बड़ा वाला, तो इसमें कर देंगे हम इन दोनों को प्लस करके स्क्वायर, ठीक है। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 14 है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। तो मेरे भाई यही ऑप्शन 3 बार असत्य है, क्योंकि tan स्क्वायर ए बराबर होता है आपका sec स्क्वायर ए -1, ठीक है। तो आपको याद रखना है ये वाली क्वेश्चन गलत है, ये वाली ठीक है। ये कैसे बना देखना आपको पता होना चाहिए, sec स्क्वायर ए -tan स्क्वायर ए बराबर होगा 1 के। तो जब मैं tan उस साइड लेके जाऊंगा मेरे भाई, तो ये साइक, जब मैं tan उस साइड लेके जाऊंगा और 1 जे इस साइड आएगा, तो ये आ जाएगा माइनस का 1 हो जाएगा इधर पे, इस तरीके से sec स्क्वायर ए, ये आ जाएगा माइनस का 1, और ये हो जाएगा आपका प्लस का tan स्क्वायर ए। तो इस तरीके से बनता है फॉर्मूला। तो ये गलत हैगा आपका, ठीक, ये वाला ठीक है। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 15 है, यदि त्रिभुज एक्स वाई जेड में एक्स वाई 4 और जेड एक्स जेड 5 सेंटीमीटर है, और क्यू वाई जेड पर एक ऐसा बिंदु है कि एक्स क्यू एंगल एक्स को समद्विभाजित करता है, तो वाई क्यू और क्यू जेड क्या होगा। तो देखना मेरे भाई, सबसे पहले बना लूंगा मैं यहाँ पे एक ट्राइंगल, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो ये बन गया आपका एक त्रिभुज, ठीक है, जो कि हैगा आपका एक्स वाई जेड, क्या हैगा, एक्स वाई जेड। इसमें एक क्यू बिंदु है, वो है वाई जेड पे, इस साइड है क्यू बिंदु, जो कि आपके एंगल एक्स को बाइसेक्ट कर रहा है, द्विभाजित कर रहा है। तो मेरे भाई इस तरीके से द्विभाजित करेगा, ये वाला जो साइड होगी ये थीटा हो जाएगा, ये भी थीटा हो जाएगा, क्योंकि दोनों को बराबर साइड में डिवाइड कर रहा है। तो मैंने इसे भी थीटा मान लिया, इसे भी थीटा मान लिया है। तो देखना मेरे भाई, हमें यहाँ पे एक्स वाई जो हैगा वो दे रखा है आपका 4, और जो वाई जेड है, एक्स जेड हैगा वो दे रखा है 5 सेंटीमीटर। तो हमें बताना है वाई क्यू का और क्यू जेड का रेशियो। तो मेरे भाई ये 4 लिखा है, ये सामने आ जाएगा यहाँ 4, ये 5 लिखा है, ये 5 आ जाएगा नीचे। तो आपको याद रखना है कि कभी भी कोई भी लाइन बाइसेक्ट करती है एंगल को, तो उसके सामने इस लाइन को वो बाइसेक्ट कर रही है, दो भागों में बांट डिवाइड कर रही है, तो वो साइड का रेशियो सामने वाली साइड के रेशियो के बराबर होगा, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा 4:5, जो कि आपका ऑप्शन नंबर 1 हैगा। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 16 हैगा, एक सीलिंग फैन का अंकित मूल्य 4200 रुपये है, और दुकानदार इस पर 5% की छूट देता है, यदि उसका
लाभ 14% है तो पंखे का क्रय मूल्य क्या होगा। तो देखना मेरे भाई, हमें इस क्वेश्चन में दिया मार्क प्राइस MP 4200, ठीक है। अब हम इसमें बनाएंगे आपका MP, CP और SP का रेशियो। हमें डिस्काउंट मिल रहा है 5% का। 5% का फ्रैक्शन होता है आपका 1/20। तो मेरे भाई हमेशा डिस्काउंट इसमें मिलता है, छूट हमें मिलती है अंकित मूल्य पर। तो 20 हो जाएगा इसका अंकित मूल्य, और इस पे छूट मिल रही है 1 की, तो सेलिंग प्राइस हो जाएगा 19, ठीक है। फिर बोला गया है उसको लाभ 14% का होता है, तो 14% का फ्रैक्शन होता है आपका 7/50, ठीक है। तो कहने का मतलब ये ही प्रॉफिट हो रहा है। तो CP अगर 50 है तो उसमें 7 का जो हो रहा है प्रॉफिट हो रहा है, तो ये जोड़ दूंगा मैं, ठीक है, साथ इसमें, तो 57 आ जाएगा ये। तो अब देखना मेरे भाई, यहाँ पे रेशियो 19 है या 57 आया है, तो इसको बनाऊंगा मैं दोनों को बराबर, क्योंकि मेरे भाई कभी भी रेशियो अलग अलग नहीं होगा, बराबर होगा। तो अगर मैं इस पूरे इक्वेशन में गुणा कर दूंगा 3 की, तो ये हो जाएगा 57, 19 की 57 बन जाएगा। इसी तरीके से यहाँ कर दूंगा मल्टीप्लाई 1 की, तो ये यही रहेगा, ठीक है। तो 3 की मल्टीप्लाई 20 में हो जाएगा, तो हो जाएगा 3×2 = 6, 60 आएगा। ऐसे 50 की मल्टीप्लाई 1 में होगी तो होगा 50, और 19 की मल्टीप्लाई 3 में करूंगा हो जाएगा 19×3 = 57। इस तरीके से हमें मेरे भाई अंकित मूल्य दिया है यहाँ पे कितना, 4200, ठीक है। अंकित मूल्य का रेशियो आया है 60, तो मैं रख दूंगा बराबर 4200 को इससे भाग करूंगा 60 से, तो जाएगा 70 बार में। ये हमसे पूछा क्या है, उसका क्रय मूल्य, ठीक है। तो यहाँ कर दूंगा 70 की गुणा CP में, तो ये जाएगा 7×5 = 35। तो आपका ये आ जाएगा 3500, जो कि ऑप्शन नंबर 3 हैगा। यही हो जाएगा मेरा आंसर। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 17 है, 9500 की राशि पर साधारण ब्याज की 8% वार्षिक दर से कितने वर्षों में प्राप्त मिश्र धन हो जाएगा 11,780। तो मेरे भाई इस क्वेश्चन में मूलधन दिया है 9500, मिश्र धन दिया है 11,790। अगर मुझे यहाँ से साधारण ब्याज निकालना है, तो मैं इस 11,780 में से माइनस कर दूंगा 9,500, तो मेरे पास यहाँ से आएगा 2280। तो देखना मेरे भाई, हमें 9500 की राशि पर 8% ब्याज की दर से T समय में ब्याज मिलता है 2280। तो मैं यहाँ से निकाल लूंगा समय, ठीक है। तो ये 2 0 से 2 0 कट जाएंगे, 8 से भाग करूंगा इसके लिए, कट जाएगा 8×2 = 16, 8×8 = 64, 8×5 = 40, 95 से कट जाएगा 3 टाइम में ये। तो T आ जाएगा मेरे पास 3 साल, जो कि आपका ऑप्शन नंबर 3 हैगा। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 18 है, A और B किसी कार्य को 10 दिनों में पूरा कर सकते हैं, B और C उस कार्य को 12 दिनों में पूरा कर सकते हैं, और C और A 6 दिनों में पूरा कर सकते हैं। तो A अकेले इस कार्य को कितने दिनों में पूरा करेगा। तो देखना मेरे भाई, A और B करते हैं काम को 10 दिनों में, B और C करते हैं काम को 12 दिनों में, और C और A करते हैं काम को 6 दिनों में। तो यहाँ से निकाल लूंगा मैं टोटल वर्क, इनका एलसीएम लूंगा, एलसीएम आएगा 60। 10 से भाग करूंगा 6 बार में जाएगा 60, 12 से भाग करूंगा 60 को तो जाएगा 5 बार में, 6 से भाग करूंगा 60 को जाएगा 10 बार में। तो यहाँ से देखना मेरे भाई, A भी 2 बार है, B भी 2 बार है, C भी 2 बार है। तो मैं यहाँ से प्लस करूंगा तो आएगा आपका 2A + B + C। 2 सब में आएगा, 2 मैं कॉमन ले लूंगा बाहर, बराबर ये हो जाएगा आपका। यहाँ से प्लस करूंगा तो मेरे पास आएगा यहाँ पे 10 5 15 6 21 21। तो यहाँ से A + B + C की एफिशिएंसी आएगी 21 बटे ये 2 आ जाएगा नीचे। हमें निकालना है एक कितने समय में काम करेगा। तो देखो मेरे भाई, ये BC हैगा, BC 5 दे रखा है, तो अगर मैं इस 21/2 में से 5 घटा दूंगा तो मेरे पास बचेगा A, ठीक है। तो ये आ जाएगा 2×5 = 10, 21 में 10 जाएगा, बचेगा 11/2 आ जाएगा, ठीक है, 11/2 आ जाएगा। ये आ गई आपकी A की क्षमता। तो अगर A काम करता है 60, तो कितने दिन में करेगा। तो 60 को भाग करूंगा 11/2 से, 2 पर पहुँच कर गुणा हो जाएगा, तो हो जाएगा 6 दूनी 12, 120/11 आ जाएगा नीचे। तो ये हो जाएगा आपका आंसर ऑप्शन नंबर 3, ठीक है। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 19 मेरे भाई बहुत टाइम खाएगा, इसलिए इसे हम लास्ट में करेंगे, ठीक है। तो इससे पहले करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 है, ए अकेले किसी कार्य को 15 दिनों में पूरा कर सकता है, और वह केवल पहले 2 दिन और आखिरी 2 दिन के दौरान कार्य करता है। शेष कार्य बी द्वारा किया जाता है और 20 दिनों में पूरा होता है। तो ए और बी मिलकर उस कार्य को कितने दिनों में पूरा कर सकते हैं। तो देखना मेरे भाई, हमसे बोला गया ए काम को 15 दिनों में पूरा कर सकता है। 1 मिनट रुकना मेरे भाई, सही से ले देता हूँ मैं यहाँ पे। ए जो है एक काम को 15 दिनों में पूरा कर सकता है, और जो शेष काम है वो होता है 20 दिनों में। तो मेरे भाई शेष काम हैगा उसे बी करता है 20 दिनों में। तो
तो यहाँ से निकाल लूँगा मैं टोटल वर्क, तो आएगा आपका यहाँ से एलसीएम 60, 15 से भाग करूँगा 4 बार में जाएगा, 20 से भाग करूँगा 60 को 3 बार में जाएगा। तो देखना मेरे भाई एक की क्षमता आ गई 4। अगर एक 4 की क्षमता से 2 दिन पहले काम करता हैगा और 2 दिन बाद में काम करता है, तो 2 और 2 कितना हो जाएगा, 4 दिन काम करा। तो अगर ये 4 दिन काम करेगा तो 16 काम कर देगा, ये 4 चौक 16, तो 60 तो काम है, 16 कर दिया तो कितना बचा काम, काम बचेगा आपका यहाँ से 4 और 4, 44 काम बाकी रह गया है। तो इसे कौन करेगा, इसे करेगा आपका बी। ठीक है, काम हो रहा है टोटल कितना, 20 दिन में हो रहा है। 20 दिन में से 4 दिन ए ने काम कर दिया तो बचा 16 दिन बचे हैं। तो अगर 16 दिन कौन काम करेगा, बी करेगा, तो कितना काम कर देगा, तो देखना मेरे भाई 16 इस 44 को, बाकी काम को इस 44 16 से करूंगा माइनस हो जाएगा, 4 चौक 16, 4 एकम 4, 4 एकम 4, 11/4 काम। ठीक है, तो मेरे भाई बी कर देगा, इतने दिनों में काम कर देगा आपका। तो 4 दिन ए ने काम करा, 11/4 काम किया बी ने, तो मेरे भाई टोटल काम कितना हो जाएगा, 11/4 प्लस 4, 4 चौक 16 और 11 प्लस करूंगा आपका जाएगा 27/4। तो हमें निकालना है जो काम है टोटल आपका 60, ये कितने देर में होगा, तो 60 को कर दूंगा मैं इस 27/4 से भाग, तो 4 पहुंच जाएगा गुणा में ऊपर, ये कट जाएगा आपका 3 दूनी 6 और 3 नेम 27, तो ऊपर हो जाएगा 20 चौक 80 बटे नीचे आ जाएगा 9। तो ये हो जाएगा मेरा आंसर, जो कि आपका ऑप्शन नंबर 1 हैगा। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 21 है, दी गई तालिका एक स्कूल में 5 अलग अलग विषयों में 5 छात्रों द्वारा प्राप्त अंकों के प्रतिशत को दर्शाती है। देखना मेरे भाई क्वेश्चन पूछ रहे हैं हमारे से, परीक्षा में हितांश का कुल प्रतिशत कितना होगा। तो ये जो नंबर दिए मेरे भाई, ये दिए आपके परसेंट में दिए हैं। ठीक है, लिखा नहीं है, मतलब लिख रखा है उसमें या साइन नहीं लगा है, तो ये परसेंट में दिए गए हैं। 100 में से अंग्रेजी में मिले हैं 67% इसे हितांश को, विज्ञान में मिले हैं 150 में 70%, और गणित में मिले होंगे 100 में से 64%, हिंदी मिले हैं 100 में से 55%, कंप्यूटर मिले हैं 100 में से 75%। तो देखना मेरे भाई, अगर इसे 100 में से 67% नंबर मिलेंगे तो 67 मिलेंगे आपके इंग्लिश अंग्रेजी में, और 150 में से 70% मिलेंगे तो मिलेंगे 17 पंजे 105, 105 नंबर। ऐसे ही यहाँ मिलेंगे 64 नंबर, यहाँ मिलेंगे 55 और यहाँ मिलेंगे 75। इन सबको प्लस कर लो, जब आप इन सबको प्लस कर लोगे तो आपके पास आएगा यहाँ पे 366 आएगा, लिख देता हूँ मैं यहाँ पे 366। सब नंबर कितने हैं, 100 इसमें है, 150 ये है, 100 ये है, 100 ये है और 100 ये वाले हैं। जब सब प्लस करोगे तो आपके पास आएगा 550। गुणा कर दो 100 से, जीरो से कट जाएगा जीरो, 5 एकम 5, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, ऊपर बन जाएगा 2 से गुणा होगी यहाँ पे, तो बन जाएगा ये 732 गुणा 11, सॉरी डिवाइड 11। जब मैं डिवाइड से 11 से डिवाइड करूंगा 732 को, तो मेरे पास आएगा ऑप्शन नंबर 3 66.55%। यही हो जाएगा आपका आंसर। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 22 है, ए और बी समान रूप से कार्यकुशल हैं। यदि किसी ने कोई अवकाश नहीं लिया तो प्रत्येक व्यक्तिगत रूप से 30 दिन में एक कार्य पूरा कर सकता है। ठीक है, ए और बी ने इस कार्य पर एक साथ कार्य करना शुरू किया, लेकिन ए ने हर 4 दिन कार्य किए करने के बाद एक दिन का अवकाश लिया, जबकि बी ने हर 5 दिन कार्य करने के बाद एक दिन का अवकाश लिया। यदि दोनों ने 1 अगस्त 2022 को कार्य करना प्रारंभ किया था तो कार्य किस तिथि को पूर्ण होगा। तो देखना मेरे भाई, हमसे बोला गया है जो ए और बी है उनकी क्षमता दोनों बराबर है। ये बोला गया ए और बी कार्यकुशल है समान रूप से, तो अगर कि ए की क्षमता 1 है तो बी की भी 1 होगी। ठीक है, ये एफिशिएंसी आ गई। और अगर ये व्यक्तिगत रूप से काम करते हैं तो 30 दिन में खत्म कर देते हैं। ठीक है, लेकिन वो बी छुट्टी भी ले रहे हैं। जो ए जो है वो 4 दिन काम करेगा फिर एक छुट्टी लेता है, और बी जो है वो 5 दिन काम करेगा और एक दिन छुट्टी लेगा। ठीक है, तो मेरे भाई 4 दिन तक तो इन दोनों ने ही काम करा होगा, क्योंकि चौथे दिन के बाद जाएगा ए, तो 4 दिन तक तो काम इनने किया होगा दोनों में एक साथ। जब 4 दिन तक दोनों ने काम किया एक साथ, तो 2 की क्षमता से काम करेंगे ये, क्योंकि दोनों की एफिशिएंसी क्या है, बराबर है। तो 1 और 1 2 हो जाएगा, 2 की क्षमता से काम करेंगे, तो 4 दूनी 8, 8 काम कर देंगे। ठीक है, ये तो मेरे भाई देखना यहाँ से, फिर अगले दिन क्या होगा, अगले दिन सिर्फ ए चले जाएगा, बचेगा बी। तो बी की क्षमता 1 है तो वो अपनी 1 की क्षमता से काम करेगा। ठीक है, फिर चले जाएगा बी, फिर ए आ जाएगा, 5वें दिन ए आ जाएगा, सॉरी 6ठे दिन ए आ जाएगा, क्योंकि 5 दिन के बाद तो बी छुट्टी करता है, तो बी 5 दिन के बाद छुट्टी करेगा। फिर 6ठे दिन आएगा आपका ए, तो ए करता है 1 दिन में काम, एक ही करेगा, क्षमता 1 है। तो मेरे भाई यहाँ से 4 5 6,
6 दिन में काम कितना हो जाएगा, 8 9 10, 10 काम हो जाएगा, ठीक है। और मेरे भाई काम हमें करना है काम हमें करना है 30। तो अगर मैं 3 ही गुणा यहाँ करता हूँ और 3 ही करूंगा यहाँ पे, तो ये बन जाएगा आपका 6 3 18 दिनों में, 10 3 30, 30 काम हो जाएगा। तो मेरे भाई 18 दिनों में काम हो जाएगा। तो ये आपका जो आंसर होगा आपका हो जाएगा 18 अगस्त 2022, जो कि आपका ऑप्शन नंबर 2 हैगा, ठीक। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 23 है, राघव के अनुसार उसका वजन 64 किलोग्राम से ज़्यादा लेकिन 74 किलोग्राम से कम है। जो राघव है उसके अनुसार उसका वजन 64 किलोग्राम से ज़्यादा है और 74 किलोग्राम से कम है, ठीक है, ये मानना है उसका। तो मैंने मेरे भाई उसका जो वजन है मान लिया है आर, ठीक है। आगे बोला गया है कि उसकी बहन राघव की बात से सहमत नहीं है और वह सोचती है कि उसका वजन 60 किलोग्राम से ज़्यादा है। जो राघव की बहन है सिस्टर, वो सोचती है कि 60 किलोग्राम से उसका वजन ज़्यादा है लेकिन 69 किलोग्राम से कम है, ठीक है। उसकी माँ का मानना है कि उसका वजन 68 किलोग्राम से ज़्यादा नहीं है। उसकी जो माँ है, मदर है, उसका मानना है कि उसका वजन जो है वो 68 किलो से ज़्यादा नहीं है, ठीक है। और उसके पिता का मानना है कि उसका वजन 67 किलोग्राम ज़्यादा नहीं है। जो उसका फादर जो है उसका मानना है, एक मिनट रुकना, उसके फादर का मानना है कि उसका वजन जो 67 किलोग्राम से ज़्यादा नहीं है, ठीक है। तो देखना मेरे भाई, ये क्वेश्चन हम करेंगे ऑप्शन से। जैसे जैसे ऑप्शन सेटिफाइज होंगे बस उस तरीके से हम ये क्वेश्चन करेंगे। तो देखना मेरे भाई, क्या राघव का वजन 68 किलोग्राम हो सकता है, ये देखना, ठीक है। 68 दे रखा ऑप्शन। तो देखना मेरे भाई, क्या इसका वजन 68 केजी हो सकता है। तो अगर मैं 68 केजी यहाँ रखूँगा, एक मिनट रुकना, यहाँ पे, तो देखो ये सर्टिफाई होगा, ठीक है। 68 केजी सर्टिफाई यहाँ भी होगा, 68 केजी सर्टिफाई यहाँ भी होगा, लेकिन 68 यहाँ पे सर्टिफाई नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि मेरे भाई इसमें यहाँ पे जो है 67 बोला गया, पापा ने उसके पापा ने बोला गया है कि उसका वजन 67 से ज़्यादा नहीं होगा। तो 68 कैसे हो सकता है? तो ये तो होगा ही नहीं, ठीक है। 66 रखता हूँ, तो देखना मेरे भाई 66 यहाँ सर्टिफाई होगा, 66 यहाँ भी होगा, 66 यहाँ भी होगा, 66 यहाँ भी होगा, ठीक है। ऐसे ही मैं रखता हूँ 65 रखूँगा यहाँ पे। तो देखना मेरे भाई 65 आपका सर्टिफाई यहाँ भी होगा, 65 यहाँ भी होगा, 65 यहाँ भी होगा, ठीक है, और 65 यहाँ भी होगा। ऐसे ही मैं रखता हूँ यहाँ पे 67। तो 67 देखना मेरे भाई सर्टिफाई यहाँ भी होगा, ठीक है, बीच में रखा जाएगा, 67 बीच में आएगा 64 74 के। ऐसे ही 67 यहाँ भी सर्टिफाई होगा और 67 आपका यहाँ भी सर्टिफाई होगा। तो 67 जो है यहाँ पे सर्टिफाई नहीं होगा, ठीक है। सॉरी 67 यहाँ भी सर्टिफाई होगा, 67 हो सकता है लेकिन 67 से ज़्यादा नहीं हो सकता, ठीक है। तो यहाँ भी सर्टिफाई होगा। तो सर्टिफाई क्या हो रहा है मेरे भाई, 65 हो रहा हैगा, ठीक है, 66 हो रहा हैगा और 67 हो रहा होगा। तो हमसे पूछा है राघव के मापे गए विभिन्न संभावित वजनों का औसत क्या होगा। तो इन तीनों को निकाल लूंगा औसत। तो इन तीनों को जोड़ लूंगा, जोड़ने के बाद क्या आएगा मेरे पास यहाँ पे, जब मैं इन तीनों को जोड़ूंगा तो आएगा मेरे पास यहाँ पे 198। तो इसे भाग कर दूंगा मैं 3 से, क्योंकि तीनों का निकालना एवरेज। तो यहाँ से आएगा 3 चिंग 18, 3 चिंग 18, 66 किलो आ जाएगा मेरा आंसर, जो कि इसका ऑप्शन नंबर 2 हैगा, ठीक है। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 24 है, यदि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी है तो इस वाले इक्वेशन का मान हमें निकालना है। देखना, कभी भी ऐसा क्वेश्चन आया तो मेरे भाई आप ए की वैल्यू 1 मान लो, बी की 1 मान लो, सी की 1 मान लो, मतलब ए बराबर बी बराबर सी बराबर 1 मान लो, ठीक है। यहाँ से तो अगर मैं इनकी जगह यहाँ पे 1 रखता हूँ तो क्या सर्टिफाई करेगा? देखना, यहाँ पे ए की जगह रखूंगा 1 तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा 1, बी की जगह रखूंगा 1 बी का स्क्वायर 1 का 1, सी का स्क्वायर 1 का 1 हो जाएगा और ए मल्टीप्लाई बी मतलब ए मल्टीप्लाई बी 1 मल्टीप्लाई 1 1 आएगा, बी मल्टीप्लाई सी मतलब 1 मल्टीप्लाई 1 तो 1 आएगा। ऐसे ही ए मल्टीप्लाई सी करूंगा तो 1 मल्टीप्लाई 1 1 आएगा। तो यहाँ से बनेगा 2 और एक 3, यहाँ से बन जाएगा 1 2 3। देखना मेरे भाई बराबर बन रहा है, ये देखो सर्टिफाई हो गया। तो जहाँ जहाँ मेरे भाई ए बी सी है वहाँ 1 रखूंगा मैं, ठीक है। तो यहाँ से मेरे पास 11 बनेगा, यहाँ से बनेगा 13, यहाँ बनेगा 17, ठीक है, यहाँ 17 बनेगा, यहाँ बनेगा 9 और यहाँ बनेगा 15। तो जब मैं इन सबको जोड़ूंगा तो ये बन जाएगा आपको 17 और 13 हो जाएगा मेरे पास क्या, 30, 30 और 11 हो जाएगा 41।
नीचे प्लस करूँगा तो मेरे पास नीचे भी आएगा 41, 41 से काट दूँ 41 पड़ जाएगा एक बार में आ जाएगा, और मेरा आंसर ऑप्शन नंबर 4 1। ठीक है, अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 25 है, यदि साइन 5x माइनस 25 थीटा बराबर है कॉस 5y प्लस 25 थीटा, और जहाँ 5x माइनस 25 थीटा और 5y प्लस 25 थीटा न्यून कोण है, तो x प्लस y का मान ज्ञात करें। क्या होगा, देखना मेरे भाई, हमसे बोला गया है ये न्यून कोण है ये, ठीक है, ये वाले। तो न्यून कोण क्या होगा, 90 डिग्री से कम ही होंगे, 90 डिग्री होंगे, ठीक, यही होगा, क्योंकि 90 डिग्री से कम ही होगा जो भी इसका थीटा की जो भी x की वैल्यू होगी वो 90 डिग्री से क्या होगी, छोटी होगी, ठीक है, और 0 डिग्री से बड़ी होगी। ठीक, तो देखना मेरे भाई, अगर मैं यहाँ पे देखूँ कॉस और साइन, साइन और कॉस कब बराबर होते हैं, तो मेरे भाई ये होते हैं आपके 45 पे बराबर, 45 डिग्री पे कॉस और साइन दोनों बराबर होते हैं। ठीक है, तो अगर मैं इस 5x माइनस 25 डिग्री की जगह 45 ले लूँ, ठीक है, और मैं ये आपका 5y प्लस 25 डिग्री की जगह 45 लिख लूँ, तो कोई दिक्कत तो है नहीं, क्योंकि मेरे भाई दोनों बराबर होते हैं। कब होते हैं, 45 डिग्री पे ही होते हैं, और ये बराबर दे रखा आएगा। ठीक, तो यहाँ से निकल जाएगी x की वैल्यू, देखना ये हो जाएगा 5x, ये उठ के जाएगा आपका हो जाएगा प्लस वहाँ पे, तो बन जाएगा ये 25 और 45 कितना होगा, 25 45 बन जाएगा आपको 70। ठीक है, जब मैं भाग करूँगा 5 से तो घट जाएगा ये 5 कम 5 5 चौक 20, 14 डिग्री आ जाएगा यहाँ से। और ऐसे ही मैं यहाँ पे निकालूंगा वाई की वैल्यू, 5y बराबर 25 में जाएगा माइनस हो जाएगा, बचेगा 20, 5 से भाग कर में जाएगा 4 बार में, तो हमें निकालना है x प्लस वाई, एक्स आया 14, y आया 4, तो ये हो जाएगा 18 डिग्री, जो कि आपका ऑप्शन नंबर 3 हैगा। ठीक है, एक क्वेश्चन रह गया मेरे भाई, अब हम लोग करते हैं वाला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 19 हैगा, यदि x प्लस 1/x बराबर 5 दे रखा है, तो हमसे पूछा है x की पावर 8 माइनस 1/x की पावर 8 क्या होगा। तो देखना मेरे भाई, ये क्वेश्चन थोड़ा कैलकुलेटिव है, इसलिए मैंने लास्ट में लिया है। अगर आपको समझ में ना आए तो आप एक बार दोबारा फिर देखिएगा क्वेश्चन, ठीक है, समझ में आपको आ जाएगा। हमसे बोला गया है x प्लस 1/x दे रखा 5, तो यहाँ से निकाल लूंगा मैं x माइनस 1/x, जो कि हो जाएगा मेरे भाई इस 5 का स्क्वायर माइनस 4, तो ये बन जाएगा आपका 25 25 में 4 जाएगा, बचेगा 21। यहाँ से निकालूंगा मैं एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर 1/x स्क्वायर, तो ये आ जाएगा आपका इस वाले रूट 21 के स्क्वायर, यहाँ साइन है माइनस यहाँ प्लस है, तो यहाँ आएगा +2। ठीक है, तो ये बन जाएगा आपका 23। ठीक, लेकिन हमें चाहिए यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर, तो ये आपका होता है x प्लस 1/x मल्टीप्लाई x माइनस 1/x। ठीक है, तो x प्लस 1/x हमें दे रखा है 5, और x माइनस 1/x मेरे पास आया कितना, ये आपका आया हैगा यहाँ पे √21, तो ये हो जाएगा आपका 5√21। ठीक है, अब हमें निकालना है यहाँ से x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4, तो ये क्या होगा मेरे भाई, ये हो जाएगा 5√21 का स्क्वायर, ये भी प्लस का ये माइनस का ये प्लस का, तो हो जाएगा +2। ठीक है, तो 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25, ये खुल जाएगा 21 प्लस 5 2, 25 से कम 25, 25 दूनी 50 और 2 52, प्लस कर दूंगा 2 हो जाएगा 527। ठीक है, ये आ गया, लेकिन हमें चाहिए आपका x की पावर 4 माइनस 1/x की पावर 4, तो ये क्या होगा आपका, ये होगा x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर, तो यहाँ से जो प्लस का हैगा एक्स स्क्वायर प्लस 1/x मेरे पास आया था 23 मल्टीप्लाई, और माइनस का क्या आया मेरे पास, माइनस का आया 5√21, तो ये बन जाएगा 5 दिया 15 5 दूनी 10 115√21। ठीक है, अब मैं यहाँ से निकालूंगा क्या, नेक्स्ट पेज पे देखना मेरे भाई, लिख दिया मुझे निकालना है x की पावर 8 माइनस 1/x की पावर 8, ये क्या होगा आपका, ये होगा x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 मल्टीप्लाई x की पावर 4 माइनस 1/x की पावर 4। ठीक है, तो मेरे भाई ये प्लस वाला क्या आया है, x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 आया मेरे पास 527, और ये मेरे पास आया 115√21, एक बार देख लो मेरे भाई 115√21। ठीक है, और जब मैं इन दोनों की मल्टीप्लाई करूँगा तो मेरे पास यहाँ से आ जाएगा आपका 60,605√21, जो कि मेरा आंसर हो जाएगा ये ऑप्शन नंबर
4, ठीक है, ये हो जाएगा मेरा आंसर। तो मेरे भाई यहाँ तक मैंने आपको पूरे 25 क्वेश्चन करा दिए हैं। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो, क्लास अच्छी लगी हो, तो एक बार मेरे भाई क्लास को लाइक कर लें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ठीक है मेरे भाई। और अगर आप हमारे चैनल पे हैं, नए हैं मेरे भाई, तो प्लीज़ एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि आपको ऐसे ही क्लास मिलती रहे जिससे आपकी प्रैक्टिस चलती रहे, ठीक है। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद, अपना ध्यान रखना, बाय।